ये तो था न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। इसके अगेंस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, सॉरी फ्यूजन नहीं, फिजन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। अब ये फिजन क्या है? फिजन का मतलब होता है एक हैवी न्यूक्लियस का ब्रेकअप होकर दो या दो से ज्यादा स्मॉलर न्यूक्लियस में बना लेना। एक हैवी न्यूक्लियस है और इससे क्या बन गए? दो या दो से ज्यादा स्मॉलर न्यूक्लियाई बन गए आपके, तब इस रिएक्शन को हम बोलेंगे फिजन रिएक्शन। फिजन रिएक्शन कराना भी मुश्किल है। ये फ्यूजन रिएक्शन तो कराना खैर बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर क्रिएट करना, हाई प्रेशर क्रिएट करना, ये आसान काम नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन कराना भी आसान नहीं है। एक एटम है, एक स्टेबल एटम है, एक स्टेबल न्यूक्लियस है। सपोज सबसे बढ़िया, सबसे तकड़ा स्टेबल न्यूक्लियस होता है आयरन का। अब आयरन का न्यूक्लियस स्टेबल है, इसकी एनर्जी मिनिमम लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी है, बहुत तकड़ी इसकी एनर्जी होती है, लगभग लगभग -8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। आयरन के न्यूक्लियस की एनर्जी मतलब क्या हुआ कि इसमें से एक फ्रेगमेंट को निकालने के लिए 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। भाई कहाँ से लाओगे इतनी एनर्जी? इस एनर्जी का सोर्स है कहाँ? बहुत मुश्किल है। तो इसे स्टेबल न्यूक्लियस को तोड़ना दो या दो से ज्यादा फ्रेगमेंट में आसान काम नहीं है। लेकिन अगर कोई न्यूक्लियस पहले ही बेचारा अनस्टेबल अनस्टेबल हो, पहले ही वो टूटने की कगार पे खड़ा हुआ है, और ऐसा एक न्यूक्लियस हमें नेचर ने दिया हुआ है, ऐसा एक न्यूक्लियस है यूरेनियम 92 235, यूरेनियम 92 235। इस न्यूक्लियस में क्या है? इस न्यूक्लियस में खास बात यह है कि जो आपकी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बस थोड़ी सी स्लाइटली लेस देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। बल्कि स्लाइटली लेस भी नहीं, लगभग लगभग बराबर है, लगभग लगभग बराबर है। अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों लगभग लगभग बराबर सी हैं। बस एक डेलिकेट बैलेंस बना हुआ है, एक बैलेंस बना हुआ है। कौन सा बैलेंस बना हुआ है? बिल्कुल ये तराजू हाथ में पकड़ी हुई, इसमें यहाँ एक रखा हुआ है, यहाँ एक सामान रखा हुआ है, बस एकदम बढ़िया परफेक्ट बैलेंस बना हुआ है, एकदम हॉरिजॉन्टल। जरा सी हवा अगर आपने यहाँ से छेड़ दिया, फूंक मार दी, तो ये नीचे हो जाएगा, जरा से अगर इसे नीचे हो जाएगा। तो एक बिल्कुल डेलिकेट बैलेंस बना हुआ है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन में। जरा सा इसमें अगर गड़बड़ आप कर दो तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर पड़ जाती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन तो बनी हुई अपनी जगह। न्यूक्लियर फोर्स कम पड़ गई, ये अपनी जगह बनी हुई है। तो न्यूक्लियर फोर्स जब कम हो गई तो कौन सी इफेक्टिव हो जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। मतलब क्या हुआ? इसके फ्रेगमेंट्स, इसके जो न्यूक्लियस है उसके बीच में रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा। अब कैसे हो जाता है? इसको, इसे कहा जाता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस। लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ यूरेनियम 92 235 या अनस्टेबल न्यूक्लियस जो भी है। एक ये ड्रॉप है, लिक्विड की एक ड्रॉप है ये बिल्कुल बंधी हुई है अपनी जगह। ठीक है, आपने सबने कभी मरकरी देखा क्या? मरकरी किसी का थर्मामीटर टूटा हो घर पर कभी?
रेड मरकरी देखी आपने? सर रेड मरकरी भी देख ली। तो अगर कभी कोई टूट जाए आपसे कोई, तो मम्मी को मत बताना, वरना डांट पड़ेगी कैड़ी वाली। उसे छुपा के रख लेना, जब कभी किसी को होगा बुखार देखी जाएगी। 2 टूट गए, ओहो। तो मरकरी को अगर आप इस कागज पर रख लें तो वो मरकरी बिल्कुल ऐसे बूंद की फॉर्म में आ जाएगा, बिल्कुल एकदम गोल्ड ड्रॉप की फॉर्म में रहता है। अगर छोटी ड्रॉप है, बड़ी ड्रॉप है तो बड़ी ड्रॉप है तो वो थोड़ा सा इस शेप की हो जाएगी, आपकी इस शेप की हो जाएगी बड़ी ड्रॉप अगर है तो मरकरी की। छोटी ड्रॉप है तो इस शेप की रहेगी। अब इस मरकरी की इस ड्रॉप को, जैसे मेरे हाथ में पेन है, मैं पेन से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं इसे, थोड़ा सा इसमें गड्ढा यूं बना दूं, थोड़ा सा गड्ढा बना, पेन से मैंने गड्ढा बना दिया, पेन हटा दी, फिर ये ड्रॉप वापस आ जाएगी अपनी जगह, क्योंकि यहाँ सरफेस टेंशन इफेक्टिव ज्यादा रहता है, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले सरफेस टेंशन ज्यादा इसका इफेक्टिव है। सरफेस टेंशन इसे गोल बनाए रखता है। अगर आपको याद हो कोरोना काल से पहले के समय की कुछ बातें, सरफेस टेंशन इसे गोल बनाए रखता है। लेकिन अगर आप इसे, जैसी मरकरी की ड्रॉप यहाँ पड़ी है, यूं दबा तकड़ा करके इसके ऊपर मार दो तो बिखर के खील खील हो जाएगी भाई ये। फिर सरफेस टेंशन, भाई आपकी जो आपने यहाँ उंगली दबा के इसमें यूं मार दी तो सरफेस टेंशन ने क्या, ओ इतना जोर से खील खील हो गई, फट गई है। तो ऐसे ही मॉडल है, ऐसा ही मॉडल है, किसका मॉडल है? यूरेनियम का। अब क्या है देखो, बहुत ध्यान से समझना। यूरेनियम का एक न्यूक्लियस, ये यूरेनियम का एक न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस पर आपने पीछे से एक स्ट्राइक करवा दिया, किसको? एक न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन को आपने इसके ऊपर पीछे से स्ट्राइक करा दिया, न्यूट्रॉन चलता हुआ आ रहा था, न्यूट्रॉन फेंक के मारा इस न्यूक्लियस के ऊपर। तो 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि अगर न्यूट्रॉन आ रहा होगा बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ, तो न्यूक्लियस को पार करके निकल जाएगा। नाइन्थ वाइन्थ में कहीं आपने पढ़ा होगा कि एक ग्लास की विंडो है, ग्लास की विंडो है, इसमें अगर एक बुलेट से स्ट्राइक करा दिया जाए, किसी गन से एक बुलेट अगर मारी जाए तो साफ एक होल बन जाएगा इसके अंदर, बाकी शीशा साबुत ऐसा कैसे बना रहेगा। लेकिन इसी ग्लास विंडो पैन में, खिड़की में अगर हाथ से एक पत्थर फेंक के मारा जाए तो क्या होगा? पूरा ग्लास शैटर हो जाएगा, पूरा ग्लास टूट जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि बुलेट ने इतना कम टाइम लिया इसे पार करने के लिए कि बुलेट का जो मोमेंटम है वो ग्लास पर ट्रांसफर नहीं हो पाया। बुलेट बहुत फास्ट थी, अपने साथ एक छोटा सा कांच का पीस अपने साथ लेके बाहर चली गई, पूरे कांच पूरे ग्लास को मोमेंटम ट्रांसफर ही नहीं कर पाई, तो ग्लास अपनी जगह बना रहा। लेकिन पत्थर की स्पीड कम थी तो उसने ग्लास को पार करने में टाइम लिया, काफी टाइम लिया। उतने टाइम में पत्थर का मोमेंटम पूरे ग्लास पे आ गया। अभी पूरा ग्लास कहता चल मैं भी चलूंगा तेरे साथ, क्योंकि पूरे ग्लास ने मोमेंटम गेन कर लिया ना पत्थर से। लेकिन भाई ये तो अपनी जगह फिक्स है, ये कैसे चला जाएगा बाहर निकल के? तो पत्थर के साथ चलने के चक्कर में टूट गया, शैटर हो गया पूरा। तो वही कंडीशन है। अगर एक तो यहाँ न्यूक्लियन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है ये, देखो न्यूट्रॉन इसके ऊपर मारोगे तो न्यूट्रॉन पर कोई रिपल्शन तो होना नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है? 0 है। तो ये न्यूक्लियस से तो रिपेल करेगा नहीं, और बहुत तेजी के साथ आ रहा है, पार निकल के चला जाएगा इसका अनडिस्टर्ब। लेकिन अगर न्यूट्रॉन है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, तो इसने क्या करा? इसने न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक किया, न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक किया, और न्यूक्लियस में इसने अपना मोमेंटम, जो इसका मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम था, वो मोमेंटम किसे दे दिया? न्यूक्लियस को दे दिया। अब न्यूक्लियस में क्या हुआ? न्यूक्लियस का शेप बिगड़ गया, ऐसा सा गड्ढा डेवलप हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि इसके जो न्यूक्लियॉन्स हैं उन्होंने मोशन गेन कर लिया। भाई कहाँ से आया मोशन? इस न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन का मोशन इस न्यूक्लियस के अंदर के न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आ गया, तो ये दूर चले गए। अब पता लगा ये वाला न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन, ये न्यूक्लियॉन, ये वाले पार्टिकल तो एक दूसरे से
कितने डिस्टेंस पर चले गए? इतने डिस्टेंस पर चले गए कि एक दूसरे की न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर निकल गए। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शॉर्ट रेंज फोर्स है बिल्कुल। अब ये दोनों एक दूसरे से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो बाहर निकल गए, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन तो अब भी काम कर ही रहा है इनमें। तो क्या हुआ, ये जो गड्ढा सा हल्का सा बना था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स की वजह से ये गड्ढा और गहरा गया। ये गड्ढा क्या हुआ, और गहरा गया। और फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली दो फ्रेगमेंट इसके अलग अलग हो गए। इस तरह से अनस्टेबल न्यूक्लियस को तोड़कर दो या दो से ज्यादा पार्ट करना आसान है। एक स्टेबल न्यूक्लियस को तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन अनस्टेबल न्यूक्लियस है, उस अनस्टेबल न्यूक्लियस पर आप न्यूट्रॉन का स्ट्राइक कीजिए, न्यूट्रॉन्स का बॉम्बार्डमेंट कीजिए और इसके फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये फिजन रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। और इस कंडीशन में एक न्यूट्रॉन मोस्ट ऑफ द केस बेरियम और क्रिप्टन बन जाता है। जरूरी नहीं कि बेरियम और क्रिप्टन ही बनेगा, दोनों पार्ट ये इक्वल भी टूट सकते हैं, अनइक्वल भी टूट सकते हैं। एक ईंट है, ईंट 50 ईंट आपके पास रखी, 50 बार हथौड़े मारो, हर बार थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा ही आएगा, इनके जो दो टुकड़े बनेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस दो ही टुकड़े बनेंगे अगर आप ईंट पर हथौड़े मारने में होशियार हो तो मोस्ट ऑफ द केस बेरियम क्रिप्टन बनता है, लेकिन कुछ और ही बन जाता है। साथ में 3 न्यूट्रॉन्स और बन जाते हैं, 3 न्यूट्रॉन्स इसके अंदर क्या बन गए, और न्यूट्रॉन बन गए। ये रिएक्शन हुई न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। अब ये जो प्रोडक्ट बना आपका, इस प्रोडक्ट का जो टोटल मास है, बेरियम क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन जो बने, इनका टोटल मास वो आपके इस रिएक्टेंट, कौन सा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है आपका एक न्यूट्रॉन और एक न्यूक्लियस। किसका न्यूक्लियस, यूरेनियम 92 235, इसका टोटल मास। ये रिएक्टेंट का मास ज्यादा है और प्रोडक्ट का मास कम है। जितना मास लूज हो गया वो सारा मास कन्वर्ट हो गया mc² के अकॉर्डिंग, किसमें, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया सारा। इस तरह से न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में भी क्या होगा, एनर्जी का एमिशन ही होगा। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में भी क्या होगा, एनर्जी का एमिशन। और पूरी की पूरी रिएक्शन क्या है, ये पूरी की पूरी रिएक्शन अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन रखें तो 0n1 ये न्यूट्रॉन है, 0n1 क्या है, न्यूट्रॉन है। और इसने कॉम्बिनेशन करा किससे, 92 235 से। रिजल्ट में क्या बना, एक तो बना बेरियम 56 144, नो सॉरी 141, साथ में बना क्रिप्टन, क्रिप्टन है 36 92, और कितने बन गए, 3 न्यूट्रॉन बन गए 0n1, और साथ में क्या बन गई, साथ में ढेर सारी एनर्जी बन गई। और ये जो एनर्जी है आपकी क्या कहलाएगी, न्यूक्लियर फिजन एनर्जी कहलाएगी। कितनी एनर्जी बनती है, लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बनती है। सीधे सीधे उसकी कैलकुलेशन हम देख लेते हैं, देखो ये थोड़ा सा मुझे कैमरा ऊपर करना पड़ता है और उसमें फिर ब्लर हो जाता है। ये एक न्यूट्रॉन 92 235, बेरियम बना, क्रिप्टन बना, 3 न्यूट्रॉन बन गए। अब इसका मास डिफेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, पहले एक न्यूट्रॉन का मास लिखा, ये रहा 1.0087 AMU। यूरेनियम 92 235, इसको पूरे न्यूक्लियस का मास है 235.0139 या 439 है, 439 AMU। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स दोनों को आपने जोड़ दिया, ये निकल कर आ गया मास ऑफ रिएक्टेंट। उधर बने क्या, बेरियम क्रिप्टन, एक बेरियम का मास कितना है 140.9 129, क्रिप्टन बना, इसका मास कितना है 91.8971, और 3 न्यूट्रॉन भी बने, इन 3 न्यूट्रॉन्स का मास ये रहा। टोटल मास प्रोडक्ट्स का कितना हो गया, जोड़ लिया। मास डिफेक्ट, रिएक्टेंट के मास में से प्रोडक्ट का मास सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आपका मास डिफेक्ट हो गया। 1 AMU 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट देता है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहाँ से इवॉल्व हो गई एक रिएक्शन में। और जब ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होंगी तो क्या होगा, ढेर सारी एनर्जी आपकी इवॉल्व हो जाएगी।
समझे यहाँ तक की बात? इसे हम कहेंगे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम 92 235। यूरेनियम के अलावा भी एक दो न्यूक्लियस और हैं जिनका आराम के साथ में फिजन हो जाता है, ज्यादातर का फिजन आराम के साथ में नहीं होता। ध्यान से देख लें, ये जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है जो स्ट्राइकिंग न्यूट्रॉन है, ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होना चाहिए। फिजन रिएक्शन कैरी करने के लिए ये न्यूट्रॉन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होना चाहिए। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन वो न्यूट्रॉन होता है जिसकी एनर्जी लगभग लगभग 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, मिलियन नहीं है इसमें, लगभग 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। और ये तब पॉसिबल होता है जब न्यूट्रॉन की अपनी वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड के आसपास हो। इससे ज्यादा वेलोसिटी पर अगर चल रहा होगा न्यूट्रॉन, 300-400 मीटर पर सेकंड पर चल रहा होगा, तो फिर क्या करेगा वो फिर यहां स्ट्राइक करने के बाद पार निकल जाएगा। वो अपना मोमेंटम इस न्यूक्लियस को ट्रांसफर करने से पहले पहले ही बाहर निकल जाएगा और फिजन नहीं हो पाएगा। इसलिए इस फिजन रिएक्शन को कैरी करने के लिए आपको चाहिए कौन से इलेक्ट्रॉन, जिनका टोटल एनर्जी 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। और इस तरह की जो एनर्जी होती हैं, जो इस तरह के न्यूट्रॉन्स होते हैं, उन न्यूट्रॉन्स का एक स्पेशल नाम दिया जाता है थर्मल न्यूट्रॉन। कहाँ को है, इसमें कहीं लिखा होगा, थर्मल न्यूट्रॉन्स इसका नाम दिया जाता है। ये जो थर्मल न्यूट्रॉन्स हैं, ये थर्मल न्यूट्रॉन्स लेने के लिए हमें तुलाराम जी के पास जाने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे नेचर में ये थर्मल न्यूट्रॉन फ्री 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 अवेलेबल है। हमारे चारों तरफ न्यूट्रॉन घूम रहे हैं, ढेर सारे, बहुत सारे न्यूट्रॉन घूम रहे हैं, हमारे अंदर भी हमारे बाहर भी, ये हर जगह मौजूद है न्यूट्रॉन ही न्यूट्रॉन, फ्री न्यूट्रॉन। और वो भी फ्री न्यूट्रॉन कौन से वाले न्यूट्रॉन, जिनकी एनर्जी 1/40 वोल्ट से कम है। ये 1/40 वोल्ट है और 200 मीटर पर सेकंड के आसपास की इनकी वेलोसिटी है। तो इसमें कहीं भी जाना नहीं है, ये नेचर में अपने आप मौजूद है, एटमॉस्फेयर में अपने आप मौजूद है, लेकिन होने चाहिए थर्मल न्यूट्रॉन्स ही है। क्लियर हुई इतनी बात?